वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हमारा मेन टारगेट होगा मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। देखेंगे कि हमारे पास क्या डेफिनेशन है मोलिकुलरिटी की, समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस हैं यहाँ पर, सिंपल रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्या होती हैं सिंपल रिएक्शंस, क्या होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कैसे हम इन दोनों के केस में मोलिकुलरिटी को डिफाइन कर सकते हैं वो देखेंगे। देन हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि हम मोलिकुलरिटी के फील्ड में प्रवेश करें, थोड़ी बातें कर लेते हैं हायर ऑर्डर रिएक्शंस की। देखो, आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को पढ़ा और वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की, तो फर्स्ट ऑर्डर की तुलना में थोड़ा कम नंबर में देखने को मिलती हैं। और फिर बात करें थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की, तो वो थोड़ा और कम नंबर में देखने को मिलते हैं, इवन अगर हम कंपेयर करें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन से। और फर्दर अगर हम बात करें फोर्थ ऑर्डर की या हायर ऑर्डर की, तो वो हमें काफ़ी रेयर देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों? इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करती है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी का ऐसा कहना है कि अगर कुछ मॉलिक्यूल्स एक रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन ये रही है कि वो मॉलिक्यूल्स एक साथ पास आए और टकराए, एक साथ पास आए और कोलाइड किया। अब आप ही बताएं कि जब हमारे पास तीन मॉलिक्यूल्स हैं, इन तीन मॉलिक्यूल्स का एक साथ आना और टकराना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि नहीं? और यही बात अगर हम फोर्थ ऑर्डर या फिर हायर ऑर्डर रिएक्शंस में करें, तो वहाँ पर तो और डिफ़िकल्ट होगा कि सभी मॉलिक्यूल्स एक साथ पास आएँ और टकराएं और हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो। इसी वजह से हमारे पास जो हायर ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं वो काफ़ी रेयर होती हैं। आई थिंक अब हमें समझ आ रहा है क्यों हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हायर नंबर्स में देखने को मिल रही हैं और उससे कम सेकंड ऑर्डर और उससे कम थर्ड ऑर्डर, और जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर में जाएंगे वो काफ़ी रेयर होते चले जाएंगे। अब हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। कब? कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स वो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं वो एक साथ पास आए और टकराए, कोलाइड किए एक दूसरे से। तो अब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, जो एक साथ कोलाइड किए और हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुई, उसे हम बोलते हैं कि वो उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी है। आई रिपीट कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स या आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स कह लीजिए जो एक केमिकल रिएक्शन दे रहे हैं, उन्हें हम उसकी बोल रहे हैं मोलिकुलरिटी। और केमिकल रिएक्शन कब वो दे रहे हैं? जब वो एक साथ पास आ रहे हैं और टकरा रहे हैं। तो यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है, द नंबर ऑफ एटम्स, ions or molecules that must collide with each other simultaneously so as to result into a chemical reaction is called molecularity of the reaction। पहले समझेंगे देन नोट करेंगे, लेकिन नोट जरूर करना है, लेकिन पहले यहाँ पर समझेंगे। ये बात हो गई मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन की। अब हमारे पास दो केसेस बनते हैं। पहला केस है सिंपल रिएक्शंस का और दूसरा केस है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का। क्या होती हैं सिंपल रिएक्शन, जिन्हें हम एलिमेंट्री रिएक्शंस पे बोलते हैं? ये वो रिएक्शन होती हैं जो हमारे पास सिंगल स्टेप में हो जा रही हैं। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, मोटा मोटा ये जान लो, अभी डिटेलिंग हम देखेंगे कि वहाँ पर हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन हो रही होती है। तो सिंपल रिएक्शंस के केस में मोलिकुलरिटी को डिफाइन करने का कुछ और तरीका होगा, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं वहाँ पर मोलिकुलरिटी को डिफाइन करने का कुछ और तरीका होगा। अब वन बाय वन हम दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे। पहला केस है हमारे पास सिंपल रिएक्शंस का, जिन्हें हम एलिमेंट्री रिएक्शंस भी बोलते हैं। बात करें इस केस में मोलिकुलरिटी की, देखिए हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उससे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हेल्प से, कि हमारे पास ये रिएक्टेंट रहे हैं और ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो हमारे पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स हमारे पास होंगे, हम बोल देंगे कि वो उस सिंपल रिएक्शन की मोलिकुलरिटी है। मायने क्या रखता है कि रिएक्शन सिंपल है। एग्जाम्पल से देखिए,
अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन ऑफ F2O2 की, इसकी जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो है F2O2 डिकम्पोज हो जा रहा है F2 + O2 में। अब हमारे पास ये हम बोल रहे हैं कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर सिंपल रिएक्शन है, तो यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट हमें नजर आ रहा है, तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी हो जाएगी 1 और हम बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर के या फिर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। ये बात यहाँ पर है, इसकी मोलिकुलरिटी हो गई 1 या फिर ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है। इन केस ऑफ सिंपल रिएक्शंस आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस, द मोलिकुलरिटी इज सिंपली द सम ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट्स एज रिप्रेजेंटेड बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड होनी चाहिए, बात ये है। अभी एक एग्जाम्पल देखा है, और एग्जाम्पल्स देखिए थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए जो है डिकम्पोजिशन ऑफ HI। जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो है 2HI, यहाँ पर H2 और I2 दे रही है। ये सिंपल रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में हो रही है, तो इस केस में जो मोलिकुलरिटी होगी, जितने हमारे पास डिफरेंट रिएक्टेंट्स होंगे उनका सम हो जाएगा। कितने हैं यहाँ पर 2, तो इसकी मोलिकुलरिटी हो गई 2 और इससे हम बोलेंगे कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। एक और एग्जांपल देखें, रिएक्शन बिटवीन NO एंड O2, इसकी जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो है 2NO + O2, 2NO2 हमारे पास बन जा रहा है। कितने हमारे पास डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं, 2 + 1 3, तो इसकी मोलिकुलरिटी हो गई 3, यानी ये हमारे पास है टर्मोलिकुलर रिएक्शन, यहाँ पर है TER, टर्मोलिकुलर रिएक्शन। अब आप देख पा रहे होंगे कि रिएक्शन का बैलेंस्ड होने का कितना महत्व है। तो ये हमारे पास बात हो गई सिंपल रिएक्शन की। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तब तक आप इतना नोट कर लें। तो चलो अब हम बात करते हैं कि किस तरह हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मोलिकुलरिटी बता सकते हैं। अभी हम सिंपल रिएक्शंस या फिर जिन्हें हम एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं उनका देख चुके हैं कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी उसमें जो डिफरेंट रिएक्टेंट्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे पास उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हमारे पास बेसिकली ये वो रिएक्शंस हैं जहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शंस है वो मल्टीपल स्टेप्स में हो रही होती है। क्या कारण है कि वो नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है? देखो, आरंभ में ही आपसे ये बात हुई थी कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ पास आ रहे होंगे और टकरा रहे होंगे। जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स की संख्या 4 या उससे ज़्यादा हो जाती है, इवन 3 में भी, हमारे लिए काफ़ी समस्या हो जाती है कि सभी मॉलिक्यूल्स एक साथ आएँ और टकराएं। इसी वजह से हमारे पास हायर ऑर्डर रिएक्शंस रेयर होती है और यही कारण है कि हमारे पास ये जो स्टेप्स हैं, ये जो रिएक्शंस हैं, ये मल्टीपल स्टेप्स में हो रही हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है। तो अब यहाँ कैसे बताएं मोलिकुलरिटी? ध्यान से सुनिएगा, समझेंगे पहले फिर लिखेंगे। देखो, एकदम पैनिक नहीं होना है देख करके कि बोर्ड पर इतना कुछ है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर आप सुनेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखकर सुनना है। कहाँ थे हम कि इस रिएक्शन में मोलिकुलरिटी कैसे फाइंड आउट करें, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। देखिए, हमारे पास जो स्टेप्स होंगे उसमें फास्ट स्टेप भी होगा और स्लोएस्ट स्टेप भी होगा। जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और अगर हमें रेट एक बार पता चल गया फिर तो हम ऑर्डर बता ही सकते हैं। फिर क्योंकि हमारे पास, हम बोलते हैं ना कि रेट इक्वेशन में हमारे पास जितनी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग हम बता सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। डिफरेंस है ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में, वो आगे चलकर डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप ही क्यों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ, फास्ट स्टेप क्यों नहीं होगा? तो ध्यान से सुनिए। आपके पास एक साइकिल प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री है जो कि साइकिल्स प्रोड्यूस करती है। अब एक साइकिल के अलग अलग पार्ट्स हैं, टायर्स भी हैं, ब्रेक्स भी हैं, सीट भी है, सब कुछ है। अब मान लीजिए हमारे पास साइकिल सीट को बनाने में लग रहे हैं 2 घंटे, ब्रेक्स को बनाने में लग रहा है 1 घंटा, और जो टायर्स हैं उसे बनाने में लग रहे हैं 5 घंटे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि
जो हमारे पास रेट है साइकिल के प्रोडक्शन का, ये जो स्पीड है वो किस बात पर डिपेंड कर रही है? वो इस बात पर डिपेंड कर रही है ना कि हमारे पास जो सबसे बड़ा स्लोएस्ट स्टेप है वो कब हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी रिएक्शन में हमारे पास फास्ट स्टेप भी हैं, लेकिन जो स्लोएस्ट स्टेप है वही तो हमें बताएगा कि हमारे पास रेट क्या है। इसी वजह से हमारे पास जो स्लोएस्ट स्टेप है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये जो लाइन है इससे हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगी। फॉर द टाइमिंग इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अब जो बातें मैंने आपसे कही वही यहाँ पर मेंशन की है, आइए एक बार रीड करते हैं। In case of complex reactions, that is reactions involving a number of atoms, ions or molecules of reactants in the balanced equation, usually more than 3, the chances for all the atoms, ions or molecules of the reactants to come together and collide are very rare. So reactions are supposed to take place in number of steps. The slowest step is the rate determining step. एक बार हमें रेट पता चल गया, रेट इक्वेशन में हमें पता लग गया कि किस स्पीशीज की कंसंट्रेशन टर्म आ रही है, वहां से ऑर्डर तो बता सकते हैं। एक बार हमें यह पता लग गया कि कितने स्पीशीज हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, तो हम मॉलिक्युलरिटी बता देंगे। भाई यही तो डेफिनेशन हमने देखी थी कि कितने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, एक साथ आकर कोलाइड कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक वही बात हमें यहाँ पर समझनी है। अब आगे नोट डालकर लिखिएगा, पहला नोट समझेंगे। देखो हमने बोला है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है, तो जो ये नंबर ऑफ स्टेप्स की सीरीज है इससे हम बोलते हैं कि ये उस रिएक्शन का मैकेनिज्म है जिस भी रिएक्शन के ये स्टेप्स हैं। और जो मॉलिक्युलरिटी है वो हमेशा एक होल नंबर होगी, यानी जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। मल्टीपल चॉइस में हमारे पास आ सकता है ये चीज़। A series of step reactions proposed to account for the overall reaction is called mechanism of reaction. Molecularity of a reaction must always be a whole number. क्लियर हुआ? ये हमारे पास बात हो गई कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल देखिए इस केस का। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी वो रिएक्शन जहाँ पर हम कंपाउंड को हीट कर रहे हैं वो टूट जा रहा है, और यहाँ पर वो कंपाउंड है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। जो बैलेंस्ड इक्वेशन है, यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन का बहुत महत्व है, बार बार ये वर्ड यूज़ हो रहा है क्योंकि यहीं से हम आगे मॉलिक्युलरिटी का जो निर्णय है वो लेते हैं। 2N2O5, 4NO2 और O2 हमें मिल गए। अब जो इसका रेट ला है वो है कि हमारे पास जो रिएक्शन का रेट है वो है के यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, और N2O5 की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड कर रहा है। अभी हम बात करके आए हैं कि सिंपल रिएक्शन अगर ये होती तो हमारे पास हम इसकी मॉलिक्युलरिटी बोल देते 2, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा सिंपली हम डिफरेंट रिएक्टेंट्स देखते हैं, उनका जो नंबर होता है वो मॉलिक्युलरिटी। अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और रेट आपके सामने लिखा है। यानी जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसमें ये स्पीशीज इन्वॉल्व रही होगी। यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने बोला है कि जो स्लोएस्ट स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और रेट आपके सामने लिखा है, और रेट में हमारे पास N2O5 है, यानी जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें ये रहा होगा। तो यही बात हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर एक बार हमें रेट पता चल गया, रेट इक्वेशन में हमें पता लग गया कि क्या कंसंट्रेशन टर्म आ रही है, अब इससे हम मॉलिक्युलरिटी आसानी से बता सकते हैं कितनी, एक ही स्पीशीज यहाँ पर आ रही है तो इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर सिंपल रिएक्शन की तरह ट्रीट करते हैं यहाँ पर 2 आ रहे, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें स्लोएस्ट स्टेप के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक बार पता चल गया कि क्या स्पीशीज है, वो उसकी मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी। इस तरीके से कुछ हम डिफाइन करते हैं इसमें मॉलिक्युलरिटी को। Hence, the above reaction must be split into steps in such a way that the slowest step should involve only one molecule N2O5। जो probable mechanism है वो आपके सामने है। मेन बात यहाँ पर समझने का ये था कि क्या आप वो चीज़ अपने जहन में उतार पाए कि जो स्लोएस्ट स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसका यूज़ हमें कैसा करना है, ये उसकी मैकेनिज्म हो गई। Hence, the above reaction is a reaction of the first order and unimolecular reaction। एक और एग्जाम्पल देखो और पिक्चर क्लियर होगी। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जो है कॉम्बिनेशन ऑफ NO2 एंड F2 टू फॉर्म NO2F। देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन आपके सामने लिखी है,
2NO2 F2 के साथ कंबाइन करके 2NO2F फॉर्म कर दे रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली इसका रेट पाया गया वो है KNO2 F2, यानी इन दोनों की कंसंट्रेशन टर्म्स पर डिपेंड कर रहा है, एक मॉलिक्यूल NO2 के और एक मॉलिक्यूल F2 के। और अभी हम पढ़ कर आए हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है, यानी ये जो स्पीशीज़ हैं ये स्लोएस्ट स्टेप में पक्का ही इंक्लूड रही होंगी। तो इसका यूज़ करके हम मैकेनिज़्म प्रपोज कर सकते हैं, जो कि इसकी प्रोबेबल मैकेनिज़्म है वो ये है, NO2F2 स्लो स्टेप है, NO2F प्लस F बना, देन NO2 प्लस F फर्स्ट स्टेप में NO2F फॉर्म कर दे रहे हैं। और हमें पता है कि जो स्लोएस्ट स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हमें ये पता चल गया कि कौन कौन सी स्पीशीज़ वो आयंस हो सकती हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, जो कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन दे रहे हैं। यही तो मॉलिक्युलैरिटी है कि कितने नंबर ऑफ आयंस, एटम, मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं और हमारे पास रिएक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें मॉलिक्युलैरिटी भी पता चल जा रही है। हम ये बोल सकते हैं ये जो रिएक्शन है ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है या फिर सेकेंड ऑर्डर की है। That is, the rate law equation involves only one molecule of NO2 and one molecule of F2, hence the probable mechanism is this, hence the above reaction is bimolecular reaction or a reaction of second order. क्लियर हुआ? तो अब आप खुद ही डिफाइन कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होगी मॉलिक्युलैरिटी, कि स्लोएस्ट स्टेप में जितने नंबर ऑफ आयंस, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की क्या हो जाएगी, मॉलिक्युलैरिटी। यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द स्लोएस्ट स्टेप दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज कॉल्ड द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। क्लियर हुआ कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में किस तरीके से मॉलिक्युलैरिटी को डिफाइन करना है, किस तरीके से सिंपल रिएक्शन में मॉलिक्युलैरिटी को डिफाइन करना है। क्लियर? तो ये हमारे पास बात हो गई मॉलिक्युलैरिटी की। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में ये देखेंगे कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तब तक आप इतना नोट कर लो। तो चलो अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन में कंपैरिजन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें। पहला देखते हैं क्या कहता है, इट इज़ द सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स। ये सब बातें आपने कर रखी हैं, बस एक बार हम क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के और मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन के सेगमेंट को। और इट इज सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन रेट लॉ इक्वेशन। कहता है कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है किसी भी रिएक्शन का, ये उन कंसंट्रेशन टर्म्स का सम है जिन पर रेट एक्चुअली डिपेंड कर रहा है। क्या मतलब रेट एक्चुअली डिपेंड कर रहा है? देखो, जब हमने अभी आज ही एग्जांपल लिया था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का, जिसमें 2NO2 हमारे पास 4NO2 और O2 दे रहे थे। कहने को तो यहाँ पर हमारे पास स्टोइचियोमेट्री 2 है, लेकिन हमारे पास रेट क्या था जो एक्सपेरिमेंटली पाया गया, N2O5। तो यहाँ से देखकर हम ये तो नहीं कह सकते कि इसका ऑर्डर 2 है। एक्चुअली हमारे पास किस कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है रेट, उसी के अकॉर्डिंग तो बोला कि इसका ऑर्डर 1 है। या फिर सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि जो रेट लॉ इक्वेशन है इसके अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसके एक्सपोनेंट का सम क्या हो जाएगा, ऑर्डर। तो यही बात तो यहाँ है, इट इज़ द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन रेट लॉ इक्वेशन। इस तरीके से डिफाइन कर लो या इस तरीके से, बात एक ही है। ये हमारे पास हो गया पहली बात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के केस में। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन में। In simple reactions, it is equal to the number of molecules of reactants as represented in the balanced equation. In the complex reaction, it is the number of molecules involved in the slowest step. ये सब कहानी तो हम अभी डिस्कस करके आए हैं कि जब सिंपल रिएक्शन होगी तो वहाँ पर जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होंगी उसमें जो रिएक्टेंट्स होंगे डिफरेंट, उनका सम क्या हो जाएगा, उसकी मॉलिक्युलैरिटी। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमारे पास जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स जो इन्वॉल्व है वो उसकी मॉलिक्युलैरिटी हो जाएगी। क्लियर? यहाँ तक आगे देखें, इट नीड नॉट टू बी होल नंबर।
दैट इज इट कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल एज जीरो। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, सिंपल सा थोड़ा सा फैक्चुअल सी बात है जो हमें ध्यान रखनी है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये होल नंबर हो, ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। और ये तो बात हमने नोट में भी आपको डलवाई थी कि जो मोलिकुलरिटी है रिएक्शन की वो होल नंबर होगी हमेशा के लिए। इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ये तो बात है ही है, क्योंकि रेट हमारे पास हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, वहीं से ऑर्डर का निर्णय लेते हैं, तो ये भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, इसे कैलकुलेट नहीं करा जा सकता। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। सीधी सी बात है, अगर हमें स्लोएस्ट स्टेप पता चल गया, उसमें हमारे पास जो स्पीशीज हमें पता चल गई जितने इन्वॉल्व हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे और बता देंगे कि इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या है। क्लियर। अब फोर्थ डिफरेंस देखिए, फोर्थ डिफरेंस देखते हैं। इट इज़ फॉर द ओवरऑल रिएक्शन एंड नो सेपरेट स्टेप्स आर रिटन फॉर इट। The overall molecularity of a complex reaction has no significance. It is only for the slowest step whose molecularity has significance for the overall reaction. बात सीधी सी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, वहाँ हम बोल दें कि पूरे रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी, वहाँ पर ऐसा कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो काफ़ी स्टेप्स हो रहे हैं। लेकिन जो स्लोएस्ट स्टेप है उसकी अगर मॉलिक्युलरिटी हम बोल दें तो वो ओवरऑल रिएक्शन की ही मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी। यहाँ पर ये बात है कि सिंपल हमारे पास रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो ओवरऑल ही होता है, यहाँ पर स्टेप्स का ऐसा लिखा जाए अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं है। इससे कंपैरिजन करके समझो इसको। फिफ्थ है, even the order of a simple reaction may not be equal to the number of molecules of the reactants as seen from the balanced equation. For simple reactions the molecularity can usually be obtained from the stoichiometry of equation. देखिए यहाँ पर हमने कई एग्जाम्पल भी देखे हैं कि हमारे पास जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वहाँ पर तो हमारे पास दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन रेट में हमारे पास एक ही रिएक्टेंट आ रहा है। तो ये बोल रहे सिंपल रिएक्शन के केस में भी, यानी जो सिंगल स्टेप में हो रही है, वहाँ पर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि जो बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारे पास, उसमें जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट हैं, जो ऑर्डर है उनके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहाँ पर सिंपल रिएक्शन के केस में ये पक्का ही है कि हमारे पास जितने डिफरेंट रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे उनका सम किसके इक्वल हो जाएगा, मॉलिक्युलरिटी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन के बीच में। अब एक बार समराइज करते हैं, आज हमने क्या किया। बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट था वो था मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। पहले समझा कि मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, कि कितने नंबर ऑफ आयंस, एटम या मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं और हमारे पास रिएक्शन दे रहे हैं। फिर हमने दो केसेस देखे थे, सिंपल रिएक्शंस या फिर जिन्हें हम एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं जो सिंगल स्टेप में हो रही है, और दूसरा था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि मल्टीपल स्टेप्स में, नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही थी। सिंपल रिएक्शंस थी, वहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो मॉलिक्युलरिटी है वो सिंपल जो बैलेंस्ड इक्वेशन में हमारे पास डिफरेंट रिएक्टेंट होंगे वो उनकी इक्वल हो जाएगी। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में हम बोल रहे हैं कि मल्टीपल स्टेप्स है, तो उनमें जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसमें जो नंबर ऑफ आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे वो इक्वल हो जाएंगे उस रिएक्शन के मॉलिक्युलरिटी के। उसके बाद हमने डिफरेंस देखे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन के बीच में। तो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।